आज इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वह वैदिक सभ्यता रहेगा। इससे पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था और सिंधु घाटी सभ्यता आपका हमने डिटेल में आपका वहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं उसे। तो आज यहाँ से जो टॉपिक आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, हमने इससे पहले जो टॉपिक इसमें पढ़ा था वो कौन सा था, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता था। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस सभ्यता का जब आपका पतन होता है तो इसके पतन के बाद क्या होता है, एक नई सभ्यता का उदय होता है। और वही सभ्यता जो थी कौन सी थी, आपकी वैदिक सभ्यता। कहने का मतलब ये है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी आपके पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है तो उस सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आती है और वो सभ्यता कौन सी कहलाती है, आपकी वैदिक सभ्यता के नाम से उसे आपका जाना जाता है। अब साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो इसके कालक्रम की बात करें, अर्थात जो आपका वैदिक सभ्यता था इसका कालक्रम कितना था, तो इसके कालक्रम की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, ये पूरे का पूरा आपका क्या कहलाता है, आपका वैदिक सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात आगे चल के जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि जो आपका वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को आपके दो भागों में विभाजित किया गया। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका जो है इसे आपका ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, सबसे पहला जो है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है इसे हम आपके उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो काल विभाजन है, अर्थात इसे दो भागों में जो बांटा हुआ है, वो एक इतिहासकार है जिन्हें विंटर नित्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो विंटर नित्स था उसी ने जो है वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट रखा है। पहला आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पर अगर हम देखें जिस 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 समय की जानकारी, यानी कि ऋग्वेद में हमें जिस चीज़ की जानकारी मिलती है वो आपका कौन सा हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया। और अन्य तीन वेदों से हमें जिसकी जानकारी मिलती है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी का विभाजन जो है आपके विंटर नित्स ने किया। अब यहाँ पर हम काल विभाजन की बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है इसका पूरा कालक्रम जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसे दो भागों में विभाजित कर दें तो ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये पूरे का पूरा आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और विंटर नित्स के अनुसार जो उत्तर वैदिक का जो कालक्रम है ये आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आपका कौन सा कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या होता है कि एक दूसरी सभ्यता अस्तित्व में आती है। वही सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम से उसे जाना जाता है। और इस वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, इसका जो कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो विंटर नित्स ने वैदिक सभ्यता के आपके दो भाग करे हुए हैं, एक आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक काल। हमें जिस समय अगर ऋग्वेद में हमें जिसकी जानकारी देखने को मिलती है वही काल आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और अन्य तीन वेदों में हमें जिसकी जानकारी देखने को मिलती है वही आपका उत्तर वैदिक काल के नाम से आपका जाना जाता है। पूरा इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। और यहाँ पर ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से आपका जाना जाता है। इसे हम आगे दूसरी क्लास जब हमारी कल होगी तो उसमें हम इसे डिटेल में जानेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल ही हम यहाँ पर आपका शुरू करेंगे। अब ये तो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का आपका टाइम पीरियड हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो इसमें उल्लेख इसका उल्लेख जो है वो किस में हुआ है, वेदों में हुआ है। अर्थात जो वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता का जो उल्लेख है वो हमारे वेदों में हुआ। 4 के 4 वेदों में हमें इस सभ्यता की जानकारी देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको नाम जो दिया गया वैदिक सभ्यता दिया गया। अर्थात वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें आपके वेदों से देखने को मिलती है। इसी वजह से हम इसे
इसीलिए हम इसे वैदिक सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। अब वैदिक साहित्य क्या होता है ये आगे चल के हम जानेंगे। अब दूसरा यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि जो आपका वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपके आर्य थे। अब ये कहना है आपके वेदों का, यानी कि वेदों के अनुसार अगर हम देखें तो वेदों के अनुसार ये है कि जो ये सभ्यता जो अस्तित्व में लेके आए या इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? आपके आर्य थे। किसके अनुसार? वेदों के अनुसार आपके आर्य ही वैदिक सभ्यता के संस्थापक आपके माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब ये आपके वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, या आप ऐसा कह सकते हो जब आर्य जो थे वो भारत में आते हैं तो एक नई सभ्यता का उदय हुआ। वो कौन सी सभ्यता? तो वैदिक सभ्यता। और उन्होंने जो थी ये वैदिक सभ्यता जो थी एक कैसी सभ्यता थी? आपके ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके आर्य थे वो जब भारत में आते हैं तो वो एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं, और वो भी कैसे सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, अर्थात वैदिक सभ्यता उसका नाम हो गया। और वो सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता आपके देखने को यहाँ पर मिलती है। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने आपका सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर पढ़ा था तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने देखा था कि जो सबसे पहले नगरीय क्रांति थी या जो नगरीय सभ्यता थी वो कौन सी थी? आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये याद रखना, जो आपकी नगरीय सभ्यता के नाम से जिसे जाना जाता है वो सभ्यता कौन सी है? आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। वो आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रथम जो ग्रामीण सभ्यता हमें देखने को मिलती है वह आपकी कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को प्रथम ग्रामीण सभ्यता के नाम से आपका जाना जाता है। तो प्रथम ग्रामीण सभ्यता आपकी यही थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, क्योंकि आने वाले समय पे जब हम आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे तो वहां पर हम दूसरी नगरीय क्रांति देखेंगे। वो आपके दूसरी नगरीय सभ्यता हमें देखने को वहां पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक अभिलेख है, मैक्स मुलर ने भी इस चीज का जिक्र कर रखा है। मैक्स मुलर के अनुसार जो थे आर्य जो थे आपके मध्य एशिया से आ रखे हैं। इसे अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो बोगज कोई अभिलेख है, एक अभिलेख है उसे बोगज कोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये तुर्की में है, तुर्की से आपका प्राप्त हो रखा है। इस अभिलेख के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? लौह युगीन सभ्यता थी। तो आपको ये याद रखना है कि बोगज कोई अभिलेख के अनुसार आपकी पहली लौह युगीन सभ्यता जो थी वो भी कौन सी थी? आपकी वैदिक सभ्यता। इसको ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा कि जो आपके वेदों के अनुसार देखा जाए, वेदों के अनुसार देखा जाए तो वेद ही मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे वो कौन थे? आपके आर्य थे। अब ये आर्य जब आपके भारत में आते हैं तो जब ये वैदिक सभ्यता, इन्होंने वैदिक सभ्यता जो थी उस वैदिक सभ्यता के संस्थापक तो थे। अब ये वैदिक सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? एक आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण सभ्यता हमें देखने को मिलेगी। अब मैंने आपसे ऐसा कहा कि अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली नगरीय सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और पहली जो आपका कौन सा नगरीय सभ्यता होगी वो कौन सी होगी? पहली आपकी ग्रामीण सभ्यता जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी वैदिक सभ्यता आपकी रहेगी। और भूगोज कोई के अनुसार जो थे वो जो ये ग्रामीण सभ्यता थी अर्थात ये वैदिक सभ्यता जो थी या आपकी कैसे सभ्यता थी? आपके लौह युगीन सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो आपका पहली लौह युगीन सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका कौन सा है? वैदिक सभ्यता ही है। तो वैदिक सभ्यता में दो चीजें याद रखनी है कि ये पहली ग्रामीण सभ्यता है और ये पहली आपकी लौह युगीन सभ्यता है। और बोगोज कोई के अनुसार ही इसे हम लौह युगीन सभ्यता आपको मानते हैं। पहली नगरीय सभ्यता आपसे पूछा जाए तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पहली नगरीय आपकी सभ्यता आपकी थी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बेसिक चीजें इसमें जाननी। आज की क्लास में हम केवल बेसिक जानेंगे। कल हम इसमें देखेंगे कि ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे कि ऋग्वेद में ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें कैसे कैसे मिलती है, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इसके बाद ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो आपके आर्य थे, आर्य जो शब्द है इससे इस पे बात करते हैं। अगर हम आर्य शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अरि
और प्लस आपका य, अरि प्लस य बराबर ही आपका क्या है, आपका आर्य है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर आपका बने। अगर इसका हम अर्थ जाने तो इसका अर्थ जो है ये आपका सबसे पहले उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति या इसी में आपका, इसको आपके सुसंस्कृत भी आपका कहा गया है। और साथ ही साथ एक और इसे नाम दिया जाता है, इसका एक अर्थ और निकलता है, वो कौन सा है, श्रेष्ठ। अर्थात जो आपका आर्य शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अरि धन य बराबर आपका कौन सा हो गया, आर्य हो गया। इसका अर्थ जो है वो क्या कहलाता है, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, या तो एक अर्थ ये भी होगा, और या इसे सुसंस्कृत भी बोलते हैं, या इसे आपका श्रेष्ठ भी बोलते हैं। तो तीनों आपको नाम याद रखने हैं कि आर्य शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, तीनों अर्थ आपको आना चाहिए। सबसे पहले श्रेष्ठ हो गया, सुसंस्कृत हो गया, और उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पर सुसंस्कृत का मतलब सीधे सीधा ये है कि जो आर्य थे वो आपके वेदों के अनुसार चलते थे, यानी कि जो वेदों में लिखा हुआ है वेदों के अनुसार ही ये लोग आपके चलते थे। इसी वजह से इन्हें आपके सुसंस्कृत भी आपका कहा गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, अर्थ आपको जरूर आपको समझना है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आर्य थे ये आपके नाडिक शाखा से संबंधित है। अब यहाँ पर हमने जो ये जाना, कि जो आर्य है, आर्य का मतलब क्या होता है, आपका श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। अब ये श्रेष्ठ अगर देखा जाए, इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो ये आर्य थे ये नाडिक शाखा की एक सफेद उपजाति थी। एक सफेद क्या थी, उपजाति थी। अब ये मैंने कहा ये सफेद उपजाति थी, तो ये रंग विशेष से गोरे थे, यानी कि रंग विशेष से देखा जाए तो ये आपके गोरे थे, और प्लस कि आपके क्या थे, आपके शक्तिशाली थे, यानी कि यहाँ के लोगों से ये अधिक शक्तिशाली देखने को हमें मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाडिक शाखा में एक सफेद उपजाति जो थी वो किसकी थी, आपके आर्यों की हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये रंग विशेष, रंग से ये गोरे थे, रंग विशेष, और आपके शक्तिशाली होने की वजह से भी ये अपने आप को क्या बोलते हैं, आपका श्रेष्ठ बोलते हैं। अभी आप इसे समझ जाओगे। इन्होंने क्या किया, जैसे अगर देखा जाए तो ये जब आपके भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद जितने भी आपके कमजोर लोग थे, इन कमजोरों को इन्होंने हरा दिया, यानी कि यहाँ पराजित किया, और इन्हें अपना क्या बना देता है, आपका दास बना देते हैं। और यही दास जो है आगे चल के हमें दस्यु के नाम से इनको जाना जाता है, दस्यु कहलाए। और यही दस्यु आगे चल के आपके किस में बदल जाते हैं, शूद्रों में बदल जाते हैं, ऐसा आप शूद्र कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके नाडिक जो आपकी जाति थी, उस नाडिक जाति में ही, उन नाडिक जाति की ही एक आपकी शाखा है, ये कौन सी है, आपके आर्यों की। और ये आपके रंग विशेष में आपके गोरे थे, और ये आपके यहाँ के लोगों के अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो ये आपके रंग विशेष और ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से ये लोग अपने को क्या कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे। और दूसरा ये है कि इन्होंने यहाँ पर आकर जो कमजोर लोग हुआ करते थे, उन सभी को इन्होंने यहाँ से परास्त कर दिया, और उन सभी को अपना क्या बना देते हैं, दास बना देते हैं। अब वो सब इनके दास बन गए, और यही दास जो है आगे चल के दस्यु के नाम से जाने जाते हैं। और यही दस्यु हम आगे चल के जब ऋग्वेदिक काल हम पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद में 10वां मंडल हम देखेंगे, वहाँ पे शूद्रों का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो यही दस्यु आगे चल के क्या कहलाते हैं, आपके शूद्र कहलाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना है। अब हमने इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने इसमें ये समझा कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के आपके बाद आ रखी है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई, ये कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग आपके 600 ईसा पूर्व तक आपके यहाँ पर आपकी रहती है। अब इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर विंटरनित्ज एक आपका विद्वान इतिहासकार है, इसने क्या किया, इसने जो था वैदिक सभ्यता को दो भागों में आपका बांट रखा है। एक तो हो गया आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा कौन सा हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। इसे पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से आपका जाना जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा ऋग्वैदिक काल का है, और बचा वाला जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से आपका जाना जाता है।
अब यानी कि इसे वैदिक जो सभ्यता है या वैदिक काल इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपके वेदों में ही देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे वैदिक सभ्यता के नाम से आपका जाना जाता है। अब साथ ही साथ देखा जाए तो इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आपके आर्य थे। आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया। वो सभ्यता ही आपकी जो कहलाई, कौन सी सभ्यता कहलाई, आपकी वैदिक सभ्यता कहलाई, जो एक ग्रामीण सभ्यता आपके देखने को हमें मिलती है। तो पहली ग्रामीण सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता, पहली नगरी सभ्यता आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। और भूगोज को अभिलेख जो तुर्की में मिल रखा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये वैदिक सभ्यता जो थी एक कैसी सभ्यता थी, आपके नगरी सभ्यता थी। तो ये हमें ये आपकी कौन सी सभ्यता थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। तो लोहयुगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है, किसके अनुसार, भूगोज कुई के अनुसार। तो ये चीजें यहाँ पर थी। इसके बाद देखा जाए जो आपके आर्य थे, आर्य का मतलब यानी कि आर्य जो है अरिधन य शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, या जिसे आपके सुसंस्कृत बोलते हैं, या जिसे श्रेष्ठ के नाम से आपका जाना जाता है। अब यहाँ पर ये शब्द तो यहाँ पर देखे जाए ये तो आसान है, श्रेष्ठ और उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन सुसंस्कृत के मतलब अगर हम यहाँ पर समझें, इसका मतलब ये होता है कि जो वेदों के अनुसार जो चलेगा वही आपका सुसंस्कृत कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। अब जो ये आर्य थे नाडिक शाखा की एक सफेद उपजाति थी, और रंग विशेष और शक्तिशाली होने की वजह से ये लोग अपने को श्रेष्ठ कहते थे। और इन्होंने भारत में आकर जो कमजोर लोग थे उन सभी को यहाँ पर परास्त कर दिया और उनको अपना क्या बना देते, दास बना देते। इनके द्वारा बनाए गए दास जो थे आगे चल के दस्यु कहलाए, और यही दस्यु आगे चल के जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके शूद्र के नाम से इनको जाना जाता है। अब इससे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला हम इसमें देखें, ये आपके जो आर्य थे, ये आर्य कहाँ से आ रखे हैं अगर हम यहाँ पे बात करें, ये कहाँ से आए हुए अगर देखा जाए तो अधिकांश जो मत है मैक्स मुलर के अनुसार ये कहाँ से आ रखे हैं, मध्य एशिया से आपके आए हुए। आगे चल के हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे किसके अनुसार कहाँ से आया भी बात करेंगे। और दूसरा ये जब भारत में आए तो ये भारत में किस स्थान पर रहे, तो ये भारत में जो रहते हैं कहाँ रहेंगे, आपके सप्त सिंधु प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आर्य थे भारत में जो आए मध्य एशिया से आ रखे हैं, और इन मध्य एशिया से जब ये आए तो भारत में जहाँ पर रहे वो आपका क्या कहलाया, सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। अब सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये है कि जो एक नदी है जिसका नाम आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियों में अगर हम देखें तो झेलम हो गया, उसके बाद आपका कौन सा, आपका चिनाब हो जाएगा, उसके बाद आपका रावी, उसके बाद आपका ब्यास, उसके बाद सतलज, और एक नदी और है जिसे हम सरस्वती के नाम से जानते हैं, यानी कि आप सरस्वती जिसे वर्तमान में घग्गर के नाम से आपका जाना जाता है। तो 2, 4, 6, 7 इन 7 नदियों के आसपास में ही ये लोग रहे। इसी वजह से ये क्षेत्र जो था सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता। अश्वनी चंद्र झा आपको एक इतिहासकार मिलेंगे, उनके अनुसार ये है कि ये कहाँ पर रहे हैं, आपके सप्त सिंधु प्रदेश में ही आपके रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये जाना कि ये लोग कहाँ से आ रखे हैं, सबसे पहले मध्य एशिया से आ रखे हैं, और मध्य एशिया से जब ये आए कहाँ पर रहे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहे। और सप्त सिंधु प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी हो गया, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी, इसी नदियों के आसपास में ही जो रहे वो आपके आर्य रहे। इसी वजह से इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें, यहाँ पर देखें सबसे मेन जो है ये जो आर्य हैं, आर्यों का निवास स्थान जो है इस पे बात करने वाले हैं, आर्यों का निवास स्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतभेद जो है इसी में देखने को आपका मिलता है। मैंने आपसे कहा आर्य कहाँ से आ रखे, मध्य एशिया से, लेकिन ये तो हमने सीधे देखा कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर था, उसके अनुसार उसने तो ये बता रखा है कि ये कहाँ से आ रखे हैं, आपके मध्य एशिया से। लेकिन अन्य जो इतिहासकार थे या जो विद्वान थे उनके अनुसार क्या क्या मत है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक जो है इनके अनुसार जो है ये कहाँ से आ रखे हैं, आपके उत्तरी ध्रुव से आ रखे हैं। अभी हम इसे समझेंगे, यानी कि जैसे अगर देखा जाए आर्यों का निवास स्थान अगर देखा जाए तो जो
सर्वाधिक मान्य मत है मैक्स मुलर का है, उसे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके अनुसार तो मध्य एशिया है, लेकिन इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो थे ये कहाँ से आ रखे हैं, आप उत्तरी ध्रुव से आपके आए हुए। तो जो आर्य थे कहाँ से आए, आपके उत्तरी ध्रुव से आए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इन्होंने अपने बात का जो प्रमाण दिया, अर्थात इन्होंने जो अध्ययन किया, इन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने जो थे 4 वेद जो थे, इन चारों वेदों को पढ़ा और उन वेदों में इनको जो देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और आपके 6 महीने का आपका दिन हो गया और 6 माह की आपकी क्या होगी, रात होगी। तो ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का जिक्र हमें वेदों में देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो एक आपका ईरानी ग्रंथ है जिसे आप जैन अवस्था बोलते हो, ये जो है एक ईरानी ग्रंथ है ऋग्वेद, और ये लगभग एक ही साथ आपके लिखे गए। तो हम कल इस पर चर्चा करेंगे और दोनों भारतीय परिवार की ही भाषा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैन अवस्था में भी जो है यहाँ पर देखा जाए तो 6 माह का दिन और 6 महीने की रात की आपकी चर्चा देखने को मिलती है। अर्थात बाल गंगाधर तिलक का मानना ये था कि प्रारंभ में जो आर्य थे ये कहाँ पर रहा करते थे, आपके उत्तरी ध्रुव में आपका रहा करते थे। बाद में वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, अर्थात पहले तो वो रहने योग्य था, बाद में वो आपके रहने योग्य नहीं रहा, तो ये वहाँ से आपके हट जाते हैं, यानी कि वहाँ से ये आपके क्या करते हैं, हट जाते हैं और किस क्षेत्र में आते हैं, भारत के इस वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये कहना किसका है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव में। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो स्थिति आपके उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात की होती है, यही स्थिति दक्षिणी ध्रुव में भी हमें देखने को आपको मिलता है कि वहाँ पर भी आपके 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। इसी वजह से ये जो इनकी थ्योरी है यहाँ पर फेल हो जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा आपका मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आपके आर्य थे ये कहाँ से आ रखे हैं, आपके उत्तरी ध्रुव से आ रखे हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार देखें, दूसरे आपके विद्वान देखा जाए तो दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती के अनुसार जो थे ये कहाँ से आ रखे हैं, आपके तिब्बत से आ रहे हैं। अब आपको इसमें केवल ये फैक्ट याद रखना है कि दयानंद सरस्वती के अनुसार कौन से हो गया, आपके तिब्बत हो गए। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक विद्वान आपका पेका है और एक विद्वान यहाँ पर आपका गायस दिखता है और एक विद्वान आपका निहरिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर हम अंत में जो बात करेंगे वो कौन हो गया, आपका मैक्स मुलर हो गया। इनके अनुसार अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो पेका के अनुसार अगर देखा जाए तो वो बोलता है ये कहाँ से आ रखे हैं, आपके जर्मनी से आ रखे हैं। गाइल्स के अनुसार देखा जाए तो ये जो आपका ऑस्ट्रिया है और हंगरी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी से जो आए हुए हैं ये आपके कौन थे, आर्य हैं। और निहरिंग तो इनको आपका रूस का मानता है और मैक्स मुलर का मानता है आपका मध्य एशिया का। इसी पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने पहला आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक इनके अनुसार जो था कौन सा था, आपका उत्तरी ध्रुव था। तो ये विद्वान और उनके अनुसार आर्य कहाँ से आए हुए। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो था उत्तरी ध्रुव से, दयानंद सरस्वती के अनुसार आपका कौन सा हो गया, आपके तिब्बत से, पेका के अनुसार आपके जर्मनी से, और गायल्स के अनुसार ऑस्ट्रिया हंगरी से, और निहरिंग के अनुसार रशिया से, और मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ से, मध्य एशिया से, जो आपका सबसे मान्य है। अब यहाँ पर देखा जाए जो जर्मनी के आपके अन्य बहुत सारे और भी विद्वान हैं, उन विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए मैक्स मुलर के अलावा अगर अन्य विद्वानों की बात करें तो वो लोग मानते हैं कि इन लोगों का निवास स्थान आपका कहाँ था, जर्मनी था। यानी कि जर्मनी के विद्वानों का मानना ये भी है कि ये जो आर्य थे इनका निवास स्थान जो रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, जर्मनी रहा होगा, ये इनका कहना आपका है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा सबसे ज़्यादा जो है मत है, मान्य मत है, किसका है, आपके मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने अपने बात को किस तरीके से आपका प्रमाणित किया है। अब सबसे पहले मैक्स मुलर की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैक्स मुलर एक जर्मनी का विद्वान है। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो भाषा है
यानी कि भाषा का क्या किया, अध्ययन किया। भाषा नहीं है, बस सभी भाषाओं का क्या किया, आपका अध्ययन किया। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने आपका संस्कृत भाषा में एक शब्द में अगर यहाँ पर देखूं, एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप समझना। सबसे पहले देखा जाए तो संस्कृत में जो पितृ है वो पिता को कहा जाता है, जो मातृ है वो किसको कहा जाता है, आपकी माता को कहा जाता है। यानी कि जो मैक्स मुलर है उन्होंने सबसे पहले भाषाई आधार पर तुलना करी, और उस भाषा आधार पर तुलना करने के बाद उसने पाया कि ये लोग कहाँ से हैं, आपके एक ही जगह मध्य एशिया से। अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा जैसे संस्कृत में पिता को पितृ, माता को मातृ कहा जाता है, इसी प्रकार से आप सभी को पता है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में हम यहाँ पर आपका एक तो फादर पढ़ते हैं और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, मदर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फारसी की भाषा, जो फारसी भाषा है, इस फारसी भाषा की बात करें तो फारसी भाषा में यहाँ पर पिदर हो गया और माता को मादर के नाम से यहाँ पर आपका जाना जाता है। अब कहने का मतलब है ये किसके अनुसार हो गया, आपके फारसी। इसी प्रकार से लैटिन शब्द भी हैं, कई हमें ये देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जो ये दो शब्द हैं, ये दो शब्द जो हैं आपके सेम आपके दिखते भी सेम हैं और यहाँ पर देखा जाए अर्थ लगभग का आपका सेम आ रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर हमारी भाषा और आपके मध्य एशिया की जो भाषा है वो आपकी एक जैसी दिखती है। तो उन्होंने एक तो इस भाषाई आधार पर अध्ययन करके पाया कि जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्य हो गया, जो आपके यहाँ पर अंग्रेज हो गए और साथ ही साथ ईरानी लोग हो गए, यानी कि यूरोपीय ईरानी लोग हो गए। ये सभी लोग पहले एक ही जगह पर निवास करते थे और वो जगह ही आपकी कौन सी थी, मध्य एशिया थी। और उस मध्य एशिया के बाद ही ये लोग क्या हुए, आपके वहाँ से चले गए। कहने का मतलब कई लोग यहाँ पर देखा जाए तो मध्य एशिया से जो आपके भारत में आए वो कौन थे, आपके आर्य थे, हमने पढ़ा। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी आपके ये लोग आपके चले गए। तो उन्होंने भाषी आधार पर इन चीज़ों का आपका अध्ययन किया। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो जैन अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है उसमें अगर देखा जाए तो एक शब्द हमें देखने को मिलता है, आर्याना वीजो के नाम से एक शब्द हमें देखने को मिलेगा। इस शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो ये आपका मध्य एशियाई है। मैंने आपसे कहा ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में भी जो है आर्याना वीजो करके एक शब्द देखने को मिलता है, और ये शब्द भी कौन सा था, आपका मध्य एशियाई था। कहने का मतलब उसमें लिखा हुआ है कि जो सभी लोग हैं, इन सभी लोगों का जो जन्म हो रखा है वो आर्याना वीजो में हो रखा है, और आर्याना वीजो ही जो था वह कौन सा था, आपका मध्य एशिया था। तो उन्होंने इस बात की भी यहाँ पर आपकी चर्चा करी हुई है। अब साथ ही साथ इसमें इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इन्होंने इसमें एक अन्य चीज़ और बता रखी, उसको ध्यान में रखना। यहाँ पर जो था, जो मैक्स मुलर है, इसने एक अभिलेख जो जिसका नाम आपका बोगज कोई अभिलेख है, इस बोगज कोई अभिलेख के अनुसार जो है इसने यहाँ पर जो है ये बतलाया कि जो आपके आर्य थे वो कहाँ से आए थे, आपके मध्य एशिया से। कहने का मतलब कि ये आपका जो था बोगज कोई जो है आपके तुर्की से मिला हुआ एक आपका अभिलेख है, और इसमें जो है जो आपके आर्यों के जो देवता थे, यानी कि आर्यों के देवता, और जो आपके ऋग्वैदिक जो यहाँ पर अगर देखा जाए जो मध्य एशिया में जो देवता थे और जो आपके ऋग्वैदिक देवता थे, उन सब वो सब जो हैं आपके एक ही थे। कहने का मतलब यह है भूगोज कोई अभिलेख में हमें देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का जिक्र देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके दो नरेश थे, एक आपके मितनी और हितनी जो नरेश थे, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, और उस संधि के बीच में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भारतीय देवी देवता यानी कि आर्य के देवी देवता जो थे, ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, उनको साक्षी माना था उस संधि के लिए। और उसी पर हमें जो है आपके एक तो आपका कौन सा इंद्र देखने को मिलता है, वरुण देखने को मिलता है, और आपका कौन सा हो गया, नासत हो गया। अब ये चार देवताओं का जिक्र हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन चारों देवता का जो जिक्र है हमें आपके भूगोज कोई अभिलेख में भी देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है मैक्स मुलर ने ये माना कि जो ये आपके आर्य थे ये कहाँ से आए हैं, आपके मध्य एशिया से। अब हम जो भूगोज कोई अभिलेख है, इस भूगोज कोई अभिलेख
को हम यहाँ पर आपका डिटेल में देखेंगे, यानी कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। एक तो आपको याद है इसमें उल्लेख किसका किया गया है कि जो आपके वैदिक सभ्यता थी, एक कैसे सभ्यता थी, आपके लौहयुगीन सभ्यता आपकी थी। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको ये याद रख लेने हैं कि जो बोगोज कोई अभिलेख है, सबसे पहला ये याद रखना, जो बोगोज कोई अभिलेख है, ये आपका बोगोज कोई अभिलेख सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हो रखा है, आपके तुर्की से प्राप्त हो रखा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना तुर्की से प्राप्त हो रखा है। कब का है ये, आपके 1380 ईसा पूर्व का आपको देखने को मिलता है। और इसकी खोज कब हो रखी है, 1907 में। और 1907 में जब इसकी खोज आपकी हुई है तो करने वाला बंदा कौन सा है, विकलर है। तो विकलर द्वारा ही ये क्या है आपका खोजा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बोगोज कोई अभिलेख है, ये बोगोज कोई अभिलेख जो है तुर्की से हमें प्राप्त हुआ है, जो 1380 का है। और इसकी खोज 1907 में किसने कर रखी है, आपके विकलर ने कर रखी है। अब इसकी लिपि देखा जाए तो इसमें हमें आपके कीलक लिपि देखने को मिलती है। तो इसमें ये याद रखना कि इसकी जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, आपकी कीलिक लिपि थी। और जिसमें भाषा जो थी वो कौन सी थी, आपके हिंद यूरोपीय भाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है इन क्वेश्चनों को आपके केवल फैक्ट है, ये केवल आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपसे कहा कि हिती और आपके मितनी जो नरेश थे, इनके बीच में आपकी जो संधि हुई, उसी संधि का उल्लेख बोगोज कोई अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, जिसमें आर्य या ऋग्वैदिक देवता आपके कौन, इंद्र हो गया, मित्र हो गया, अरुण, नाशत्य, इन सबको साक्षी मानकर वो आपकी संधि हो रखी है। ये हमें बोगोज कोई में भी आपका देखने को मिलता है। तो ये तो एक सामान्य सा परिचय था आपका कि एक तो सामान्य सा परिचय था आपका वैदिक सभ्यता का। अब हम इसमें वैदिक सभ्यता में जो है हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, आपका ऋग्वैदिक काल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, आपका उत्तर वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। और ये जो विभाजन कर रखा है, ये विभाजन करने वाला जो व्यक्ति है, इसका नाम आपका क्या था, आपका विंटरनित्ज था। तो विंटरनित्ज द्वारा ही इसका जो है आपका विभाजन आपका किया गया है। और इस पूरे वैदिक जो सभ्यता है, इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से देखने को मिलती है। वैदिक साहित्य में आपका जैसे वेद हो गया, और वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब आपके वैदिक ग्रंथ हैं। जो वैदिक ग्रंथ नहीं है फिर भी आपके इसके श्रेणी में आते हैं, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे स्मृति ग्रंथ है तो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में उसको माना जाता है। तो इसकी चर्चा जो है हम डिटेल आने वाली क्लासों में करेंगे। तो कल हमारा पहला टॉपिक इसमें रहेगा कौन सा, आपका ऋग्वैदिक काल रहेगा। तो ऋग्वैदिक काल को हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।